हेलो। चलिए देखिए, एक नया वीडियो है और यहाँ तक जो है ये सब देख लीजिए। क्या घटक है ना, अदिश घटक होता है, सदिश घटक होता है, इस सब के बारे में डिस्कस किए हैं। तो इसके जस्ट बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है। चलिए ध्यान से जरा देखिए, ये सब जो है ना पिछले वाला वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर घटक के बारे में डिस्कस किए थे कि घटक क्या होता है। घटक मतलब जो सदिश जिससे बना होता है उसको घटक कहते हैं। दो प्रकार के, एक अदिश घटक होता है, एक सदिश घटक होता है। उसको निकालने का तरीका बताते हैं, एक्स घटक, वाई घटक, जेड घटक। यहाँ पर भी अदिश घटक था, सदिश घटक था। तो सदिश में आई जे और के यहाँ पर लिख दिए थे, टोटल संख्या के साथ आई जे और के सबका प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पर केवल उस अदिश वाला में केवल संख्या का ही प्रयोग होगा। अब आगे देखिए इसमें क्या है। हाँ चलिए देखिए, किसी दिए गए सदिश के परिमाण ज्ञात करने का तरीका है मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालना है, परिमाण हम लोग को निकालना है। तो चलिए परिमाण के बारे में पहले भी डिस्कस किए हैं। क्या अंक वाले मान को परिमाण कहते हैं। मान लीजिए आपको एक वेक्टर दिया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए वेक्टर क्या है। ये वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड। इसको लिखने का तरीका पिछले जो वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो उसमें ध्यान रखिएगा, उसको थोड़ा देख लीजिएगा अगर दिक्कत होता है तो। ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब एक आपको परिमाण चाहिए, तो परिमाण को सूत्र किससे करते हैं, याद होगा आपको मोड दिए थे, यहाँ देख लीजिए मोड है। तो अगर आपको ए का परिमाण मतलब इसका मोड चाहिए, ए का मोड, तो इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा रूट में इस तरह से रूट कर देना है पहले। और परिमाण कहने का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। अंक वाले मान को परिमाण कहते हैं। तो जो अंक दिया रहेगा केवल उसी का प्रयोग आपको करना है। पहले परिमाण निकालने के लिए रूट दीजिए, और यहाँ देखिए इसका जो अंक है, अंक यहाँ पर एक्स, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे, वाई का स्क्वायर करेंगे, जेड का स्क्वायर। इसमें आई जे और के का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, केवल अंक वाले मान का ही हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना, केवल अंक वाले मान। जैसे ये इसका थ्योरी हो गया, इस थ्योरी के अनुसार आगे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। जब भी मैग्नीट्यूड आपको निकालना हो तो रूट एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, बीच में कहीं माइनस नहीं होता है। परिमाण ज्ञात करते समय हमेशा प्लस चिन्ह का ही प्रयोग करेंगे, कभी माइनस नहीं हुआ। इसमें आप गलती कहाँ कीजिए परिमाण निकालते समय, तो जो गलती करोगे ये है, देख लीजिए नोट में। अगर कभी 4 आ जाता है, 4 जो है अंक है, इसका 4 का स्क्वायर 16। यदि कभी -4 भी आता है तभी इसका स्क्वायर 16 ही होगा, है ना। माइनस का भी स्क्वायर हमेशा प्लस में ही है, यहाँ कभी -16 नहीं होगा। इसी में आप गलती कीजिए, अगर ये क्लियर है तो आगे कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर एक लिखा गया है कि परिमाण लिखते समय हम हमेशा प्लस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। परिमाण लिखते समय हम हमेशा प्लस वाला चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और परिमाण में केवल अंक वाले मान का प्रयोग करेंगे। कभी आई कैप, जे कैप और के कैप। इसमें देखिए आई का स्क्वायर यहाँ नहीं किया, आई नहीं दिए हैं, यहाँ जे का प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पर के का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसे समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल है, यहाँ देख लीजिए क्या है। जैसे ए वेक्टर बराबर क्या दिया गया है आपको, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है। अब इसका परिमाण चाहिए, तो ए का परिमाण मतलब इसका मोड, मैग्नीट्यूड इसका चाहिए, इज इक्वल टू पहले कहते हैं रूट। अच्छा इसके आगे अंक कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर जोड़, इस जे के आगे अंक कितना है, यहाँ 3 नहीं है, -3 है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से लिखना, -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे 4 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर प्लस में ही 9 होगा, कभी बीच में माइनस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। देखिए यहाँ प्लस है, प्लस है, हमेशा प्लस ही रह जाएगा। तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, सबको जोड़िए, 16 गुआ 4 को 20, 9 29, तो रूट 29 इसका आंसर हो गया। ये ध्यान रखना है, सही है। अब आगे जरा ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन है, इसमें भी आपको परिमाण ही चाहिए। कैसे आप निकालिएगा, यहाँ देख लीजिए, ये तो क्लियर हो गया होगा कि परिमाण कैसे निकालते हैं। जैसे बी वेक्टर दिया है तो बी का मोड यहाँ कर दिए हैं। यहाँ -2 है तो -2 का स्क्वायर करो, यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, जो -4 है तो -4 का स्क्वायर करेंगे, है ना। यहाँ देख लीजिए, -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, फिर अगेन -4 का स्क्वायर 16 ही होगा। माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में ही होता है, जो आगे यहाँ पर आपको थ्योरी में बताया गया। देख लीजिए यहाँ पर माइनस है, -4 का स्क्वायर हमेशा प्लस में ही होगा, यहाँ पर हमेशा प्लस में ही लिखे हैं। 16 16 32 को 4 36 हो गया। 36 का रूट जो होता है 6 होता है, यहाँ देख लीजिए 36 का रूट यहाँ पर है, जो 6 यहाँ पर लिखा गया है। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए। O1/√3 है, यहाँ 1/√3 है, यहाँ O1 है, कुछ नहीं है, तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर O1 होता है, आप जानते हो। चलिए O1/√3 का स्क्वायर करेंगे, बीच में हमेशा प्लस देना है, कभी माइनस नहीं होता, बीच में माइनस भी रहे तो हमेशा प्लस देना है।
यहाँ 1/√3 है, तो माइनस में, तो -1/√3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। इस तरह से जो स्क्वायर बार बार यहाँ पर लिखा जा रहा है, सब स्क्वायर लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है ना, कंप्लीट वहां बनाइएगा। अच्छा, 1/√3 का स्क्वायर हुआ कितना, ये इसमें प्रॉब्लम है। तो 1 का स्क्वायर 1, रूट का स्क्वायर करते हैं, रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाएगा, यहाँ 1/3 आ जाएगा, जोड़ -1 का स्क्वायर 1, और रूट है तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, रूट केवल खत्म हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1, तो 1/3 जोड़ 1/3 और जोड़ 1, जो इधर लिखा गया है देख लीजिए, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ 1/3 है, 1/3 है, 1/3, मतलब रूट जब भी हो कहीं तो उसका स्क्वायर जो करते हैं तो हमेशा प्लस में ही आता है, मतलब रूट हट जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल यहाँ आपको लिख रहे हैं, यहाँ देखिए क्या लिखे हैं, √5 आपको दिया है ना, रूट में 5 है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो केवल यहाँ से रूट हटेगा, तो रूट हट के केवल यहाँ पर आपको 5 बच जाएगा, सही है। तो उसी तरह से यहाँ पर 1/√3 था, तो यहाँ 1/3 आया है, 1/3 आया है, 1 आया है, 3 एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ 1 + 1 और 3 एलसीएम लेंगे तो 3 जाके इससे गुना होकर 3 हो जाएगा, तो 3 और 2 5, अब 5/3 रूट में, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड। समझ में आया है। तो ध्यान रखिएगा, आपको मैग्नीट्यूड निकालते समय कुछ नहीं करना है, एक बार फिर से पीछे वाला रिपीट कर दीजिए मैग्नीट्यूड, का है कि आगे हर एक क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ने वाला है। इस चैप्टर जो 10.2 का थ्योरी बता रहे हैं, इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगा ही। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, देख लीजिए यहाँ पर है ना, अगर कोई वेक्टर दिया रहे उसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो पहले इसको मोड लिखेंगे, ए का मैग्नीट्यूड = रूट कर देना है। अब यहाँ जो अंक रहेगा उसका स्क्वायर केवल करना, हमेशा प्लस वाला चिन्ह का प्रयोग करना, माइनस भी रहे तो स्क्वायर प्लस ही होता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए थे, उस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से आप तो देख लीजिएगा, ढंग से इसको बना लेना, ये बनेगा तब ही आगे आपको काम चलेगा। अगर ये नहीं बन पा रहा है इसका मतलब प्रॉब्लम है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा आगे। जैसे -2 है तो -2 का स्क्वायर लिखे हैं, 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखे हैं, -4 है तो -4 का स्क्वायर लिखे हैं। कैसे यहाँ पर आई है, यहाँ पर जे है, जे है, आई है, जे और के काहे नहीं लिखा है ना, यहाँ पर आई केवल आई यहाँ पर नहीं लिखे हैं, जे यहाँ नहीं लिखे हैं, के नहीं लिखे हैं, केवल अंक जो है उस अंक को लिखा गया है। क्योंकि आपको चाहिए क्या, यहाँ देख लीजिए, परिमाण आपको चाहिए, यहाँ पर परिमाण चाहिए आपको, परिमाण मतलब अंक वाला मान होता है, जो अंक है केवल उसी का प्रयोग करना है। ये क्लियर हो गया है। एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये बताए हैं कि जब भी कभी आपको रूट रहे ना, तो रूट का स्क्वायर जो हम लोग करते हैं, तो रूट का स्क्वायर से रूट हट जाता है। चलिए 10.2 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी आप लोगों को डिस्कस करने जा रहे हैं, कि मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जहां देखिए पोजीशन वेक्टर किसको कहते हैं, पोजीशन स्थिति सदिश क्या है, पोजीशन वेक्टर। तो चलिए एक ऐसे सदिश को हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं या स्थिति सदिश कहते हैं जो मूल बिंदु से प्रारंभ होता है, दैट ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन, जो मूल बिंदु से प्रारंभ हो ना, तो उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा गया है, वैसा सदिश जो मूल बिंदु है ना, ऑरिजिन, मूल बिंदु जो होता है ऑरिजिन से प्रारंभ हो, उसे स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश जो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा तेजी में समझा रहे हैं, इसको समझते भी जाना है आपको। एक ऐसे सदिश को हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं, एक ऐसे वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं विच स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन, जो मूल बिंदु से प्रारंभ होता है। तो जो मूल बिंदु से प्रारंभ होगा उसी को हम लोग बोलते हैं स्थिति सदिश। जैसे यहाँ देखिए कहा गया कि निम्नलिखित में स्थिति सदिश की पहचान करना है आपको, कि इसमें कौन स्थिति सदिश है और कौन स्थिति सदिश नहीं है। चलिए तो यहाँ देख लीजिए क्या है, सबसे पहले पहला वाला फिगर देखिए, फर्स्ट वाला में देखिए तो ये टेढ़ा है, तो पहले तो सदिश होगा ही नहीं, क्योंकि पीछे ही आपको थ्योरी बताया गया है, तो मूल बिंदु से है शुरू, लेकिन सदिश नहीं है ना, ये कभी आपका सदिश नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा सदिश, काहे कि सदिश जो है एक सरल रेखा को दर्शाता है हमेशा, जब तक सरल रेखा नहीं है तब तक सदिश नहीं है। अच्छा एक ही से तो सदिश है, लेकिन इसका मूल बिंदु यहाँ देखिए, शुरू यहाँ से हुआ है, मूल बिंदु यहाँ है, प्रारंभ इधर से कहीं हुआ तब जाके ऐसे गया है, तो ये सदिश है लेकिन स्थिति सदिश नहीं रहेगा। ये भी आपका स्थिति सदिश नहीं रहेगा। अच्छा आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल है इससे आपको यहाँ देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है मतलब सदिश हो गया, और मूल बिंदु से शुरू है, यहाँ से है ना, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है, यहाँ से इस दिशा में जा रहा है, इसका मतलब ये वाला एक स्थिति सदिश होगा। अच्छा ये स्थिति सदिश है कि नहीं, देखिए तो मूल बिंदु तो यहाँ है, लेकिन इसका दिशा इस ओर से इस ओर आ रहा है, इधर ऐसे आ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर, इसका मतलब इस शुरू यहाँ से हुआ होगा। तो ये तो जो है मूल बिंदु से प्रारंभ नहीं है,
पहला सदिश नहीं हुआ, ये क्लियर है। दूसरा सदिश है लेकिन स्थिति सदिश नहीं है। ए स्थिति सदिश है, कहा कि मूल बिंदु से शुरू हो रहा है, लेकिन ए सदिश है लेकिन ए स्थिति नहीं है क्योंकि ये मूल बिंदु से शुरू नहीं हो रहा। तो इसका आंसर जो आपका है ये हो जाएगा थर्ड, जो है थर्ड, यही इसका आंसर। देख लीजिए यहाँ पर टिक कर दिए हैं, जो थर्ड है यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अगर ये क्लियर है तो स्थिति सदिश का पहले परिभाषा यहाँ डिस्कस किए कि स्थिति सदिश होता क्या है। तो ये ध्यान रखना है कि एक ऐसे सदिश को हम लोग स्थिति सदिश कहते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु हो, दैट ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन, मूल बिंदु से शुरू हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं स्थिति सदिश। क्लियर है? और कुछ एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। चलिए यहाँ देखिए तो क्या है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इसको समझना पड़ेगा कि स्थिति सदिश जो है किसी बिंदु को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। आगे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, स्थिति सदिश लिखने के लिए बोलेगा, है ना। तो स्थिति सदिश मतलब वहाँ कोई बिंदु होता है हमेशा, दैट ऑलवेज रिप्रेजेंट ए पॉइंट, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, एक बिंदु को रिप्रेजेंट करता है स्थिति सदिश। तो स्थित जो पोजीशन वेक्टर होता है वह हमेशा किसी बिंदु को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। और स्थिति से इसको समानता हम लोग आर वेक्टर से सूचित करते हैं, लेकिन इसमें कुछ है पॉइंट और, है ना। इसको सूचित तो आर वेक्टर से हम लोग करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए और कुछ बात होता है सूचित करने के स्थिति में, कि स्थिति सदिश को हम लोग जो आर वेक्टर से सूचित करते हैं, लेकिन और भी इसे किसी से इसको सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या बताएं, स्थिति सदिश का परिभाषा बता दिए हैं कि स्थिति सदिश होता क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, जो मूल बिंदु से प्रारंभ होता है। कुछ एग्जाम्पल बताए, देख लीजिए इसमें। इसके बाद ये कहें कि स्थिति सदिश जो है किसी बिंदु को दर्शाता है, ये ध्यान रखना है। कि स्थिति सदिश को हम लोग और वेक्टर से सूचित करते हैं, लेकिन सूचित करने का इसका और भी तरीका है, कुछ नाम के अनुसार इसको सूचित किया जाता है, जिसे देखते हैं आगे हम लोग क्या है।